जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा। तारड़ साहब, पहली बात तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। एक तो ये फॉरेन खत्ते के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुमोटो नोटिस लेके एक बड़ा 9 बेंचों का, 9 जजेस का बेंच बना दिया है। और इंटरनेशनल स्टेचर पे तार साहब, और रशिया और अमेरिका की जो डायलॉग होता है, सीबीएम्स होते हैं न्यूक्लियर के हवाले से, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उस पर भी सुना रशिया विदड्रॉ कर रहा है। तो ये अगर रशिया और अमेरिका इस तरह, तारड़ साहब, इंटरनेशनल सिस्टम में वैक्यूम पैदा हो गया, तो हमारे साउथ एशिया में जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, इधर तो बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। और अगर कोई एडवेंचरिज्म शुरू हो गई, जैसे चाइना बड़ा एग्रेसिव हुआ पड़े, तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन? जरा डोमेस्टिकली हमें बताइएगा ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर सकता है। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, नेचुरल नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उनके उसको रीबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ द बिजनेस। लेकिन जो मेरी उस पर डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके एनएस, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं, और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। रोली, मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल, रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन, इसमें उनको मेरे ख्याल में दे हैव अ रोल टू प्ले इन देयर, और उनको करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पे ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें उन पे डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं, तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग रॉन्ग, नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? जिस तरह पिछले दिनों में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक आइडिया था जो परवेज मुशर्रफ दौर में था, कि कुछ चीजों को भुला के फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स कश्मीर मैटर को या किसी चीजों पे तो ट्रेड शुरू किया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब ट्रेड शुरू किया जाता है, कल्चर और दूसरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डायल डाउन हो जाती हैं। लेकिन ये भी वक्त की जरूरत है। नफरतों के साथ गुजारा जो है, मेरे ख्याल में नेगेटिव विल मेक यू नेगेटिव, उसमें से अच्छी चीज कोई नहीं निकलती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान, आज भी मीटिंग्स उनकी चल रही हैं प्राइवेट बैंकर्स के साथ, और इस वक्त हमारा जो ट्रिप है एक, जिसमें हमारे
डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं और हमारे आईएसआई के हेड जो हैं इस वक्त वो दे आर इन अफगानिस्तान टू डिस्कस टू हैव अ डायलॉग व्हाट इज द सिचुएशन ऑन टीटीपी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि इस वक्त हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद है और संडे वाले दिन वहां पे फिर दोबारा फायरिंग हुई है। एक हमारा पाकिस्तान वाली साइड पे एक हमारा सोल्जर ही इज इंजर्ड। लेकिन उसमें मसाइल हल होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मसाइल भी छोटे छोटे हैं, डूएबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मसाइल में सबसे बड़ा उनको जो एतराज है कि हमारी खवातीन और बुजुर्गों को वहां पे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और उनमें उनके कई एल्डर आते हैं जो कि अपने ट्राइबल चीफ होते हैं। और दूसरा मसला उनका ये बन चुका है कि पहले लोगों का फ्री आना जाना था। कंधार के सूबे के जो लोग थे वो ओपनली आ जा सकते थे पख्तून बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन दूसरे लोगों को वीजे की जरूरत होती है। आजकल सुना हजार हजार डॉलर एक एक हजार इधर वो वीजा उनको लेने में खर्च करना पड़ता है। ज्यादातर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तिबी मसाइल हैं उनके, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में चाहिए कि उस पर कुछ अपनी फराख दिली दिखाएं और कोई प्रोसेस ऐसा इन्वेट करें जिससे ये चीजें सेटल हो सके। जो मेरी एक और इंफॉर्मेशन है कि वहां पे एक और बड़ा मसला है तोरखम और चमन बॉर्डर, वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड जो है मशहूर है। वहां पे जो लोग हमारे अदारों के हैं वो वहां पे करप्शन के जो है उनकी स्टोरियां मशहूर हैं। लेकिन इफ वंस इज इंटरेस्टेड टू डू इट इज डूएबल। एक तो ये था। दूसरा इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो बाइडन साहब ने एक बड़ा एक हॉलीवुड स्टाइल बॉलीवुड स्टाइल किस्म का दौरा किया उन्होंने। यहाँ से वो गए और अपनी टीम के जो टेलीफोन है वो बंद करा दिए गए, उनसे ओथ लिया गया, फिर एक ड्रामा किया गया। यहाँ से जब गए हैं तो वहां उनको बताया गया कि प्रेसिडेंट इज ऑन हिज वे, सो कोई गलती से ना कोई चीज फेंकें। और फिर वहां जाके सायरन चलाए गए और जिस तरीके से उन्होंने नेटो की जाके मार्केटिंग की, वहां की नेटो पे जाके फिनलैंड और स्वीडन की जो उनको की मेंबरशिप है उसके बारे में और फ्रीडम और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को कंपैरिजन किया। हालांकि अमेरिका के अपने हालात इतने खराब हैं, इनकी अपना इलेक्शन जो है इलेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिकन दे आर लूजिंग फेथ ऑन इट। लेकिन उसका आज जो रिटेलिएशन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाट इज अगर सोचा जाए थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो जो बाइडन was a vice president with Obama when they were fighting in Iraq, or the Putin, who was trained by the KGB. He has forecasted them. He has studied them. He knows exactly what kind of policies going on with America, because इस दौर को, जो बाइडन के दौर को अमेरिका में कहा जाता है दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। तो बराक ओबामा पॉलिसीज वर वेरी कैलकुलेटेड बाय पुतिन। उन्हें पता है एग्जैक्टली कि दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट वॉर रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ऑन इट। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप आज लिया है, जो इनके दोनों के दरमियान एक न्यूक्लियर ट्रीटी थी कि इसको मजीद ग्रो नहीं करेंगे, उसको कहा जाता था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस वक्त अमेरिका के पास 1600 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रशिया के पास 1500 कुछ है। और इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो दिस इज 90% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्सनल। अब उसको मैं आगे बताना चाहूंगा कि व्हाई अमेरिका इज नॉट वॉर रेडी। आज दूसरा वॉशिंगटन डीसी में जो सबसे बड़ी खबर है कि इन्होंने 31 इब्राहिम टैंक्स M1 टैंक्स दिए, लेकिन वो टैंक्स दिए हैं 1980 के बने हुए थे। इनके पास टैंक्स मौजूद ही नहीं है। इनके पास ना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इनके पास अभी अप टू डेटेड है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिकन्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर। यहां पे अगर बर्गर फ्लिप करने के लिए बंदा नहीं मिल सकता तो इनके टैंक कौन बनाएगा? और खुद इस वक्त सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर आफ्टर लीगलाइजिंग वीड, marijuana और दूसरी ड्रग्स। अब मूवमेंट जो चल रही है, हर स्टेट जो है उस पर इंटरेस्टेड है। अब फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। वर्किंग 4 days a week और दूसरी साथ उसके वर्क फ्रॉम होम। ये ओरिजिनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये काम ना करने के बहाने हैं। तो अगर ये मूवमेंट चल रही है तो फिर इनकी तोपें और मिसाइल कौन बनाएगा? चाइना तो नहीं बनाएगा ना। कपड़े जूते तो चाइना से बनवा लेते हैं, मिसाइल कहां से बनेंगे? तो दर हकीकत मैं आज बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाह रहा था, जो मेरी माजी की स्टडी है कि एक सुपर पावर को दोबारा नीचे गिरने में 250 साल लगते हैं। तो मैंने आज कैलकुलेटर इस्तेमाल किया तो 1776 को जब मैंने चेक किया है तो 4 साल बाकी है।
तो मेरे ख्याल में वो 4 साल का पीरियड जो है वो उसमें हम आ चुके हैं। लास्ट 5 इयर्स बीइंग द सुपर पावर ऑन द प्लैनेट, चाइना एंड रशिया इज कैचिंग अप। साथ में इस पे क्लोज इस बात पे करूंगा इस अपने आर्गुमेंट को कि प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, और इस वक्त वो रशिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है चाइना से? वेपन्स। और सबसे बड़े वेपन्स कौन से हैं? ड्रोन्स। तो अमेरिका ने स्टिंगर दिए थे यूक्रेन को, उन्होंने चलाए, उन पे उनके फाइटर गिराए हैं, लेकिन दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग अ न्यू अलायंसेस अगेंस्ट दैम। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्रुपिंग बन रही है, अमेरिका इज बेटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली, अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। रिसेंट मिसाल की है उसके यूट्यूब के जो सीईओ हैं, हमारे नील मोहन, वो भी हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला तो उन्होंने वो भी इंटेलेक्ट भी अपना आउटसोर्स कर दिया है। तो जब कौमें हर चीज आउटसोर्स कर दें तो फिर उनकी हर चीज आउटसोर्स हो जाती है। खुद मुझे जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन बच्चे जो है फ्यूचर में शंघाई और बीजिंग के अंदर ये उबर चलाएंगे, और उसके बाद वहां पे ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, क्योंकि दे हैव ड्रॉप द टॉवर। इनोवेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ में अभी ये बिल्कुल स्कूलों के अंदर, मैं चिमा साहब आपके साथ गए थे जब हार्वर्ड, हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन और चाइनीज बच्चे बैठे हैं, और इनके अपने बच्चे बड़े प्राउडली कहते हैं, वी आर सो प्राउड 55% ऑफ आवर यूथ इज स्मोकिंग marijuana। सो दिस इज व्हाट यू गेट। मेरे ख्याल में 250 ईयर साइकिल इज गेटिंग टू द एंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने तार साहब एक जो रीजनल एंड इंटरनेशनल जो लेंस है उसको हमारे सामने पेश किया है। तार साहब, एट होम इस्लामाबाद में और लाहौर में इमरान खान साहब ने जो शुरू किया है कि एक जेल भरो तहरीक, तो उसमें कुछ मज़े की चीज़ें भी आई कि जब पहले तो उनको पकड़ नहीं रहे थे, जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको कहा इनको हम जो है ना कि दूर दराज किसी जेल में ले जाएंगे। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे साबिक वजीर खारजा, उन्होंने कहा ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारी तो बात हुई थी आप हमें लाहौर में रखेंगे। तो अब सुना है वो उनको पता नहीं कहीं और लेके जा रहे हैं। एक तो ये बड़ा वो समझते हैं कि बेसिकली तो वो स्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि आप हमारे बंदे पकड़ोगे तो हम तो जेल लोगों को नॉर्मल समझते हैं, ये तो बात ही कोई नहीं है। एक बात ये। दूसरा तारड़ साहब, ये जो इस्लामाबाद में हमारी जो जुडिशरी है, उन्होंने फिर ये किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी, कहा ये जा रहा है, ये पीएमएलएन का कहना ये है कि अपनी मर्जी के जजेस जो हैं उनका एक बेंच बनाया है 9 जजेस का, जो डिटर्मिन करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो लोग होने हैं प्रोविंशियल असम्बलीज की इलेक्शन है वो कैसे होंगे, उसके ऊपर सो मोटा नोटिस ले लिया है। आप क्या समझते हैं, जिसमें मुजाहिर अली अकबर साहब जस्टिस साहब को भी डाला गया, जिनको जो कंट्रोवर्शियल है जिनके बारे में कह रहे हैं, पीएमएलएन कहती है, जस्टिस एजाज एहसन साहब है उनके बारे कह रहे हैं कि ये क्यों बेंच का हिस्सा इनको निकाल दिया जाए। और सो ये आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का ये मंजरनामा? आईएमएफ हमें कह रही है कि बेल्ट टाइट करें। इंटरनेशनल के चाइना ने $700 मिलियन का लोन दे दिया है, मेरा ख्याल है उनको वो हमारे बैंकों में आ जाएगा, थोड़े रिजर्व शायद ऊपर आ जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं, इमरान खान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली ये जो कोर्ट्स अपना रोल प्ले करने लगी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जेल भरो मूवमेंट क्या है, इस वक्त किस तरह की चल रही है। मेरे ख्याल में ये जो जेल भरो मूवमेंट है, ये टिकटॉक की जेल भरो मूवमेंट है। मैं उसको इस तरह बताऊंगा, लाहौर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है, उसका 1% 2 लाख बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन 2 लाख लोग नहीं थे आज वहां। लोग जेलें किस तरह की थी, लोग घरों से जेलें पिंजरे बनाकर लाए थे, कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर रखे हुए थे, प्लास्टिक के पिंजरे थे, और सिर्फ उनको ला के बाहर खड़ा करके उन्होंने सुल्तान राय स्टाइल अंदर खड़े होकर इस तरह करके तो तस्वीरें बनाई। और उसके बाद वो सिर्फ टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विटर का ये जेल भरो मूवमेंट थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सेंसेबल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर हैंडसम खुद आज गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वो तो जमानतें कराते फिर रहे हैं, तो भागते फिर रहे हैं। बल्कि आज एक दूसरी खबर बहुत बड़ी आई है, पता नहीं है वो सच्ची है या झूठी है। वो कहते हैं कि डार साहब जो है वो ही हैज लेफ्ट फॉर दुबई। उनको 3 दफा बुलाया गया है एंटी करप्शन ने, और लेकिन वो नहीं आए, और कल रात को दुबई फ्लाई कर गए। ये भी एक खबर है, पता नहीं अभी किस हद तक ये ठीक है या नहीं। दूसरा, उसमें ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, मैं एक बात पे बड़ा खुश हूं कि नून लीग वैसे तो
हर चीज में तकरीबन 50 साल पीछे है पीटीआई से, लेकिन एक काम उन्होंने ये किया है, एक तो उन्होंने कहा जी कि हम जेल लेके जाएंगे मियां वाली और डेरा गाजी खान, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि जिनको हम अरेस्ट करेंगे 1 महीना उनको जेल में रखेंगे, दूसरा। तीसरा उन्होंने कहा कि जिसको हम अरेस्ट करेंगे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उस पर पहले तो नहीं कुछ किसी ने पकड़ने वाला। आखिरी जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि हम हर एक का इनकम टैक्स गोशवारा भी चेक करेंगे। तो ये उन्होंने ट्रैप बिछाया है इनके लिए। और दूसरा ये जेल भरो मूवमेंट है। उसके बाद अगली बात आईएमएफ की जो मैं करना चाहूंगा कि आज डार साहब ने, एक जर्मनी का बैंक है, उसको भी मिन्नतें तरले किए हैं, यहूदी ज्यूज ओन्ड है। और मैं उनका देख के बड़ा हैरान इस चीज से हुआ था कि डार साहब आज उनको सफाइयां पेश कर रहे थे कि मैंने पहले भी आईएमएफ के सारे कर्जे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वापस किए हैं, बड़े अच्छे पैकेज मैं ही डील करता रहा हूं। ये वही डार साहब है, जब वापस गए तो सबसे पहला इनका जो स्टेप था वो इस्लामी बगैर सूद के निजाम था, और आज यहूदियों के आगे वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। और दूसरा उसमें चीमा साहब, अगर देखा जाए, अब अदालतों की बात कर रहे हैं, अदालतें हमारी जो भी बेंच बना रही हैं वो लकड़ी के बेंच है, उनमें कोई भी बेंच सीधा नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले हैशटैग उड़ाया है नून लीग वाले ने पिछले दिनों के दामाद कोर्ट, उसके बाद आज तारड़ साहब ने जो आपने बात की है कि उन्होंने कहा कि ये 2 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, ये नून लीग के दुश्मन है। ओपनली मैं हैरान हूं, उन्होंने नाम लिए जजों के। तो ये अदालतें। और तीसरा मेरा जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट है वो ये है कि 139 में से पहले ही 130 नंबर है इनका, तो इन अदालतों से क्या एक्सपेक्ट आप करेंगे? मेरा मकसद, जिस दिन ये कौन सी अदालतें हैं जहां जज सारा दिन शाम 7 बजे तक बैठ के मिस्टर हैंडसम का इंतजार करते रहते हैं? पता नहीं सेल्फियां बनाने के लिए बैठे रहते हैं कि रानी इमरान खान साहब के सेल्फियां हैं, क्या करनी। लेकिन ये कौन सी अदालतें हैं? और जिस दिन वहां पे जलसा किया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, 2 जमानतों वाला ड्रामा, अब तो बेचारे जो रिटायर जज हैं वो भी चीखे। आज बल्कि मैं हैरान था कि एक अपना जज है उनका, सदीकी साहब पिंडी में, उनको डेट नहीं मिल रही, वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। और दूसरा सलूक जो है शायद खाकान अब्बासी के साथ जो किया गया, एक ये किस किस्म की अदालतें हैं और कौन से स्टैंडर्ड हैं, कौन से कवानीन हैं। और आज मैं एक और ये बात कहूंगा, जिस तरीके से खूबसूरती के साथ मैं अप्रिशिएट करूंगा, पीटीआई ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिसका जिसका कई लोग भारत से भी कह चुके हैं कि जो काम वो नहीं कर सके, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ किया, एस्टेब्लिशमेंट को चारपाई के नीचे कर दिया। अब दूसरा काम ये कर रहे हैं, अब अदालतों को भी चारपाई के नीचे करेंगे। देखे ना, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज तो आज फिर तारड़ साहब ने कंट्रोवर्सल कर दिया ना आज वो, उनके ऊपर कोई अब उनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा जिस बेंच पे जाएंगे वो। और ये मैं सबसे बड़ी बैसीते लॉयर ये कहना चाहूंगा, चेंज ऑफ वेन्यू जो होता है क्लाइंट का हक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। अगर उसको अदालत पे या उस जज के ऊपर शक है कि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो अपना केस किसी दूसरी अदालत में ले जाने का कानूनी तौर पर उसका ये हक है। मैं समझता हूं कि अब वो आप उन्होंने 2 जज तो फारग कर दिए सुप्रीम कोर्ट के, आज तारड़ साहब ने ये कह के कि बोथ ऑफ देम दे आर एंटी नून लीग। तो ये कौन सी अदालतें हैं, तो कौन सा इंसाफ है? किसी राइट ट्रैक पर नहीं है। आज मैं ये लास्ट पे, ये जिस तरह मैं पहले भी हमेशा कहता हूं, खान साहब पाकिस्तान को, मैं खुश ये होता कि खान साहब, आज मैं बड़ा, खान साहब कहते हैं आए मिलके पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करें, आए पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आए यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करें। अफगानिस्तान ने जो छोनिया अमेरिकन छोड़ के आए हैं, वहां पे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक हब बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने जो जिहाद का खाना खाली छोड़ा था तालिबान ने, उसको खान साहब भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसका एंड जो है वो बिल्कुल तबाही है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बल्कि अगर जो सुन रहे हैं लोग, कि खुदारा अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएं वर्सेस जिहादी पाकिस्तान की तरफ। आपने पहले बड़ा कुछ इसमें लूज किया है, माओ ने बच्चे लूज किए हैं, आपकी इकानमी आपको खुद पता है। और दूसरा, मैं जयशंकर साहब का आखिरी पॉइंट जो मेरे जेहन में आ रहा था, कि श्रीलंका की आबादी सिर्फ इस्लामाबाद जितनी है और 90% है उनका रेट ऑफ लिटरेसी, जो लोग वो सारे पढ़े लिखे हैं, वो आप वाले हालात नहीं है वहां पे। तो आप बिल्कुल ये आप श्रीलंका के साथ कंपेयर ना करें। आपकी जो तबाही आनी है वो सोमालिया और अफगानिस्तान टाइप आनी है ना। को मेरा मकसद है जिस तरीके इस पर 9,000 कंटेनर आपका कराची में पड़ा है, इस वक्त गल सड़ रहा है, इसमें आपके हालात। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, आपकी गाड़ियां सारी वहां से बंद हो चुकी है इस वक्त देनी, आपका कॉटन इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है।
पर कोई मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर चीमा साहब कि जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कौम को रोड मैप इकोनॉमी का देते, तबाही का ना देते, लेकिन किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना। ना मरियम नवाज ने कोई रोड मैप दे रही है इकोनॉमी का, ना खान साहब दे रहे हैं रोड मैप इकोनॉमी का, और बिलावल साहब तो खैर जाते ही थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान, वो तो रहते इंटरनेशनल दौरों पे। तो मेरे ख्याल वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। तार साहब एक बात बताएं कि वजीर आजम ने अपने तमाम जो यूनिटी गवर्नमेंट के लोग हैं उनके साथ मिलके एक कहा है कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके जिससे सालाना 200 अरब रुपया बचेगा। कुछ 600-700 मिलियन डॉलर कह रहे हैं ये। तार साहब क्या लगता है ये जो बातें की जा रही हैं कि वजीर आजम और उनके जो दोस्त हैं वो सैलरियां नहीं लेंगे, उनके जो इत्तेहादी हैं फेडरल मिनिस्टर पक्स प्रिविलेज नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, इससे एक कोई फ़र्क पड़ेगा? और ये तमाम जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और ये सारे लोग जो थे और यूटिलिटी बिल अपने खुद पे करेंगे और लग्जरी गाड़ियां वापस करेंगे, मेरे ख्याल है सिर्फ 1800 सीसी गाड़ी रखेंगे, एक सिक्योरिटी व्हीकल अपने साथ रहेगी, एक बड़ी लंबी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर ने आज जो दी है। अब क्या जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो 5 स्टार होटल में फॉरेन विजिट्स के दौरान नहीं रहेंगे, एम्बेसीज और बाकी लोग अपना 15% खर्चा काम करेंगे। आपको लगता है कि ये एक अच्छा मेजर है, इसको आप समझते हैं, या कि आप समझते हैं कि ये स्टंट ही है? चीमा साहब वो कहते हैं तनख्वाह नहीं लेंगे, IMF का पैकेज लेंगे। तो फिर ये मेरा मकसद, मुझे तो यही लगता है कि तनख्वाहें पहले भी कई कहते थे जी हम डोनेट करते हैं। मैं इसको रिलेट इस चीज के साथ करूंगा, खान साहब आए थे तो उन्होंने भैंसें बेच दी थी सारी, गाड़ियां सारी बेच दी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। ये मैं तब मानूंगा जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करेंगे। ये खान साहब ने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस को। उन्होंने मरी का रेस्ट हाउस, गवर्नर हाउस जो है उसको कुछ दिनों के लिए म्यूजियम भी बनाया था, वो लोगों के लिए खोला था, लोग टिकट पैसे लेके वहां जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा क्या हुआ है। उसके बाद देखा फिर आपको को पाकिस्तान नजर आया बचता हुआ उसमें से 3.5 साल में। फिर उसके बाद तोशा खाना भी उड़ गया है वहां से, जैतून का तेल भी सुना उड़ गया तोशा खाना से भी। यहाँ तक क्या अभी भी जो उनको लेटर जा रहे हैं, 4-5 रोलेक्स की घड़ियां, फिर घड़ियां किस तरह उड़ी हैं, भैंसें बेचकर। फिर मेरा मतलब तोशा खाना, फिर उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी की प्लाट, उसके बाद मेरा मकसद है कि अभी तक दुनिया की हर कैपिटल में फराग घोगी की आवाजें उठ रही हैं, और किसी ने आज तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। खान साहब ने सिर्फ ये कह दिया था हाँ मेरे दौर में रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसे बनाए। ये कोई जवाब एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह तो नहीं लगता। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाहर आके फराग गोगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, सारी चीजों के जवाब देते, उनको रिक्वेस्ट करते पाकिस्तान आके फेस करें सारी चीजों को। लेकिन ये कि फिर क्या कहा जा सकता है, दुनिया को अगर बताना हो कि रियासत मदीना इसी तरह की है तो फिर तो लोग मान जाते हैं। इस वक्त तो वो मुर्शद बन चुके हैं, इस वक्त तो वो दम दरूद पे चलाएंगे पाकिस्तान को फ्यूचर में। और चलें देखें दुनिया में खूब, आज तक अभी तक मैं खुद मौजज़ात पर बिलीव करता हूँ, देखें क्या मौजज़ा होता है, किस तरह होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये मौजज़े पे निज़ाम चल रहा है सारा। PMLN की सरकार कह रही है कि हम ऑस्टेरिटी करेंगे, पीपल्स पार्टी PMLN को प्रेशर कर रही है कि नहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, हालांकि दोनों हुकूमत में है, लेकिन एक दूसरे को जो हल्की फुल्की इन्होंने जो है ना मौसीकी शुरू कर दी है। लेट्स सी कि ये कैसे जो है। मैं एक चीज चीमा साहब लास्ट पे ऐड करना चाहूंगा जी कि इन्होंने कहा ना जी हम इधर से ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, इधर से 5 रुपए उधर से 10 रुपए बचा लेंगे। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन ये शहबाज शरीफ साहब से करना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों ने कहा था कि $17.4 बिलियन इशराफिया खाती है हर साल, जो पाकिस्तान का आधा बजट है, जिसमें 150 गाड़ी है। और मैं खासकर बताता हूँ कि इन्होंने गन क्लब जो इस्लामाबाद है उसको फ्री जमीन दी है। इस्लामाबाद इन्होंने कुछ 250 एकड़ है उसको फ्री दे रखी है। पाकिस्तान गाफ एसोसिएशन को इन्होंने हर चीज दे रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस, बिजली और पेट्रोल सारे अफसरान को फ्री मिलता है, नौकर भी उनको फ्री मिलते हैं, घरों के किराए मिलते हैं। $17.4 बिलियन मियां साहब, ये आपके 10-10 रुपए के टोल से पाकिस्तान का जो आपने बनाया ना पैकेज, ये इसमें आटे में नमक भी नहीं है। ये आप सोचना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये जिन लोगों के आप पीछे जा रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें और एम्बेसियों की, ये तो पहले बेचारे बड़े कमजोर लोग होते हैं। ये आप अपनी कैबिनेट के लोग देखें जो ट्रिलियनर हैं, जो बिलियनर हैं, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, टोरंटो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं, उनको देखें जाके। मैंने आपको कहा था, मैंने रिक्वेस्ट चीमा साहब कई दफा कहा है,
मोहम्मद बिन सुलेमान वाला फार्मूला जब तक नहीं को कर सकेगा पाकिस्तान नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं कि सारा पैकेज बनाया इन्होंने, 15 बंदों को सरीना होटल में ले जाए, उनसे कहें यार पैसे दो निकाले में आप, सिर्फ ये इतनी सी बात है। लेकिन वो मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान में किधर से आएगा? यहाँ पे तो फिर जुनैद उनका भी आ गया, सारी फैमिली। और या तो फैमिली एंटरप्राइज है ना, ये कोई सियासत थोड़ी है, सियासत तो नहीं ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, फैमिली एंटरप्राइज पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली, और इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा। और इमरान खान सिर्फ ऑप्टिक्स पे, वो सिर्फ टिकटॉक की सियासत कर रहे हैं कि किस तरह मैं जिंदा रहूं, और ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। न जाने कब पाकिस्तानी अवाम को वो रास्ता मिलेगा। आज मेरी सऊदी अरब में मुझे किसी ने, एक बंदे ने मैसेज किया, तार से मुझे दुख हुआ, बंदे से मेरी कोई इतनी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। मुझे उसने कहा कि ये पाकिस्तान किस तरह का हमारी नस्लों के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और ये क्या चीज़ें करके जा रहे हैं। हम तो, हमारी सिचुएशन तो चाद और सोमालिया जैसी जो है वो चल रही है। एनी हो, ये एक जारी बात है, अनकंफर्टेबल सी रियलिटीज है। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू।